आप सभी का प्रकाश की रात चैनल में स्वागत है। साथियों, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। इस परिषद के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था। 20 नवंबर 1930 के दिन हुए इस पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किया गया पहला भाषण कई मायनों में क्रांतिकारक साबित हुआ। इंग्लैंड के अखबारों ने उनके भाषण पर विशेष गौर किया था। क्या भाषण था? डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान के नवीनीकरण के बारे में सोचते हुए यह सिद्धांततः मैं अस्पृश्य वर्ग का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना मेरे और मेरे सहयोगी के लिए सम्मान की बात होगी। यह दृष्टिकोण 6 करोड़ लोगों का अथवा अंग्रेजों के शासन वाले भारत के एक पंचमांश लोगों का नजरिया है। यह अस्पृश्य लोगों का वर्ग है और मुसलमानों के वर्ग से वह स्पष्ट रूप से अलग वर्ग है। हिंदू समाज के साथ उसे जोड़कर भले ही देखा जाता हो, लेकिन किसी भी मायने में वह उस समाज का अभिन्न अंग नहीं है। अस्पृश्य वर्ग का अलग अस्तित्व है। इतना ही नहीं, हिंदुओं ने भावना के कारण उनका एक अलग सामाजिक दर्जा तय किया हुआ है, जो हिंदू समाज के किसी भी अन्य जाति से बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिन्हें द्वैम या निचला दर्जा प्राप्त है, परंतु अस्पृश्य वर्ग दर्जा सबसे अलग है। उसे भूदास और गुलाम के बीच का दर्जा प्राप्त है। भूदास और गुलामों पर स्पर्श की पाबंदी नहीं लगाई गई थी, किंतु अस्पृश्यों के स्पर्श पर पाबंदियां हैं। इसीलिए गुलाम और भूदासों से भी अस्पृश्यों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस कारण अगर कोई भयंकर बात हुई हो तो वह यह है कि उन पर गुलामी लाद दी गई, उनके मानवीय क्रियाकलापों पर सीमाएं तान दी गईं। ऐसा नहीं है कि केवल उनके सार्वजनिक जीवन पर ही अस्पृश्यता के इस ठप्पे का असर होता है। समानता के मौके मिलने से भी उन्हें वंचित किया जाता है और मानव का अस्तित्व ही जिस पर आधारित है, उन मूलभूत नागरिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया। इंग्लैंड या फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या जितनी जिस वर्ग की जनसंख्या है, वे जीवन कलह में इतने संकटों विघ्नों से घिरे हैं कि परिणामतः मुझे यकीन है कि राजनैतिक समस्या को हल करने के सही रास्ते तक जाएगा ही। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को जितने जल्दी हो सके हल करने की जिम्मेदारी ये परिषद स्वीकारेगी। जहाँ तक संभव हो सके मैं इस समस्या को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके भारत में प्रचलित नौकरशाही को रद्द कर लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार स्थापित की जाए।
मुझे यकीन है कि अस्पृश्य वर्ग की दृष्टिकोण से मेरे इस विधान के बारे में कुछ लोगों को असहज महसूस होगा, क्योंकि अस्पृश्य वर्ग को ब्रिटिश शासकों के साथ जोड़ने वाला धागा बिल्कुल अलग किस्म का है। धर्मांध हिंदुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी अस्पृश्यों पर जो अत्याचार अन्याय किए हैं, उनका जो दमन किया है, उनसे आंशिक छुटकारा दिलाने वाले मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया है। हिंदू, मुसलमान और सिखों के खिलाफ होकर, अंग्रेजों के पक्ष में लड़कर उन्होंने भारत का साम्राज्य उन्हें प्राप्त करवा दिया। इसके बदले में दलितों को विश्वस्त्र के रूप में भूमिका निभाने का वचन भी अंग्रेजों ने दिया था। इस तरह दोनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध था, उसकी पृष्ठभूमि पर अस्पृश्यों के मन में जो ये परिवर्तन आया, वह एक लक्षणीय बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। इस मत परिवर्तन के कारणों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। केवल बहुमत के हाथों अपना भविष्य सौंप देना, इस इच्छा के कारण हमने यह निर्णय नहीं लिया है। आप जानते ही हैं कि भारत का बहुमत और मैं जिस अल्पमत का प्रतिनिधि हूँ, उनमें कभी बेहतर रिश्ते नहीं रहे। हमने अपना निर्णय अलग से लिया है। हम जिस हालात में फंसे हैं, उसके संदर्भ में वर्तमान सरकार को हमने जांचा परखा है और अच्छी सरकार के लिए आवश्यक होते हैं, वो मूल तत्व इस सरकार के नहीं हैं। यह हमने पाया है। आज के हमारे हालात और ब्रिटिश राज के से पहले का भारतीय समाज की आपस में तुलना करें तो पता चलता है कि पुराने समाज में हमारे हिस्से जो दुर्भाग्यपूर्ण हालात आए थे, उनसे निकलकर आगे की ओर बढ़ने के बजाय हम बस कालक्रमण कर रहे हैं। कालक्रमण माने मतलब फिरंगी तरफ जहाँ थे वहीं पे घूम फिर कर उसी जगह रह रहे हैं। ब्रिटिशों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम अत्यंत घिनौने हालात में दिन बिता रहे थे। यह हालात दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या कुछ किया है? अंग्रेजों से आने से पहले हमें गांव के कुएं पर पानी भरने की पाबंदी थी। कुओं पर पानी भरने का अधिकार क्या अंग्रेज सरकार ने हमें दिलाया है? अंग्रेजों से आने से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम मंदिरों में जा सकते हैं? अंग्रेजों से आने से पहले पुलिस में हमारी भर्ती की इजाज़त नहीं थी, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। क्या अब अंग्रेज सरकार हमें पुलिस में प्रवेश दिला रही है? अंग्रेजों के आने से पहले हमें सेना में प्रवेश नहीं दिया जाता था। क्या ये सरकार हमें सेना में नौकरी करने की इजाज़त देती है? क्या आज ये क्षेत्र हमारे लिए खुला है? इनमें से किसी भी सवाल का हम हाँ में जवाब नहीं दे सकते। इतने लंबे अरसे तक जिन्होंने राज सत्ता चलाई, वह केवल इसलिए कि वो अंग्रेज थे। मैं बड़ी खुशी से ये बात मानता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन हमारे हालात में उन्होंने कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए। समाज की जो व्यवस्था थी, उसी को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। एक चीनी दर्जे को नमूने के तौर पर एक पुराना कोट दिया गया था, जिसमें कुछ सिलवटें और छेद पड़े हुए थे। उसने हूबहू नया कोट बनाते हुए उस पर ठीक उसी जगह सिलवटें और छेद भी बना डाले।
ठीक इसी तरह ब्रिटिश सरकार का इस बारे में कर रहा है। अंग्रेज़ों से 150 सालों तक इस देश पर राज किया, किंतु हमारे दुख खुले जख्मों की तरह वैसे के वैसे ही रहे, उनका इलाज नहीं किया गया। अंग्रेज़ों ने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की या वो हमारी स्थितियों के बारे में उदासीन रहे। इस कारण हम उन्हें दोष दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पाया कि हमारी समस्याओं का तोड़ निकालने में वो पूरी तरह असफल रहे। सिर्फ उदासीनता की समस्या होती तो हम कुछ कह सकते थे कि वह तत्कालिक हो सकती है, उसके कारण फिर हमारी राय में कोई गंभीर बदलाव नहीं आते। लेकिन हालात की गहराई से विश्लेषण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल उदासीनता का मसला नहीं है, अपने कर्तव्य को न जान पाने की आकार क्षमता के कारण ही ऐसा हुआ है। स्पष्ट वर्ग को लगता है कि भारत की अंग्रेज सरकार पर दो गंभीर तरह के बंधन हैं। वो कौन से हैं? पहला बंधन का स्वरूप अंतस्थ है और जो लोग अधिकार के पदों पर हैं उनकी भूमिका, उनके हित संबंध और उनकी प्रेरणाओं के कारण ये बंधन निर्माण हुए हैं। अंग्रेज सरकार हमारे मसले को सुलझाने में हमारी मदद नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कि वो अगर मदद करते हैं तो उनके कृत्य, उनकी भूमिका, उनके हित संबंध और उनकी प्रेरणाओं के साथ मेल नहीं खाते, इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर सकते। अगर इस तरह कोई उपाय किया तो उसके लिए हिंदू समाज की ओर से तीव्र विरोध होगा। इस बात की आशंका भी उन्हें उपाय करने से रोकती है। भारतीय समाज के मर्म स्थान पर वार करने वाले दोषों को खत्म करना जरूरी है, यह बात अंग्रेज सरकार जान गई है। इन्हीं दोषों की वजह से अस्पृश्य वर्ग का जीवन हमारे सालों से सड़ता रहा है और वो जानते हैं। अंग्रेज सरकार को इस बात का एहसास है कि भारत के जमींदार बहुजन समाज को बेरहमी से निचोड़ते रहे हैं। पुरोहित भी मजदूर वर्ग को, पूंजीपत भी मजदूर वर्ग को जीने लायक मजदूरी नहीं देते और न काम पर सहूलियतें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी कुव्यवस्था, रीति रिवाजों के बारे में कुछ करने की पहल सरकार की नहीं, ये बड़े दुख की बात है। सरकार क्यों नहीं कुछ करती? जो करना चाहे वो करने के लिए क्या उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रचलित ढर्रे को उन्होंने केवल इसलिए छोड़ना, उसे धक्का लगाना, इसमें बदलाव करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें डर था कि हित संबंधी वर्ग द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। ऐसी सरकार से किसका और क्या कल्याण होगा? इन दो बातों से अपाहिज सरकार को बस यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत की सामाजिक स्थितियां पहले जैसी बनी रहें। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिससे सत्ताधारी देश के सर्वोच्च हित के लिए बारे में प्रतिबद्ध हो। प्रचलित सामाजिक और आर्थिक रीति रिवाजों में सुधार लाने की कोशिश की जाए तो लोगों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति कब नष्ट होगी और कब विद्रोह करने की प्रवृत्ति जोर मारेगी, इन दो बातों के बीच की सीमा रेखा
को भांपने वाली और निडरता से सुधारों को लागू करने वाली सरकार हम चाहते हैं। यानी ये बताया हम कैसी सरकार चाहते हैं, क्योंकि ऐसी ही जगह न्यायप्रियता और उपयुक्तता की परख होती है। अंग्रेज सरकार कभी भी इस कर्तव्य को निभाने की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। यह कार्य सिर्फ लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार के जरिए ही हो सकती है। साथियों, ये बता दें, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, ये सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। उस सिद्धांत को बाबा साहब कह रहे हैं। अस्पृश्य वर्ग द्वारा अपने दृष्टिकोण से उपस्थित किए गए कुछ सवाल और उनके संभाव्य जवाब इस प्रकार हैं। इसलिए हम ऐसे नतीजों पर आप होते हैं कि हमारी आज की विशिष्ट संकटपूर्ण इन स्थिति में बदलाव लाने की सोच से आपके उद्देश्य अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आज की नौकरशाही भारत सरकार पूरी तरह से सामर्थ्यहीन है। हमारे दुख दूर करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसका हमें यकीन हो चुका है। केवल हम ही अपने दुख दूर कर सकते हैं। बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं, किसी सरकार कोई नहीं हमारे दुख दूर कर सकता है। हम स्वयं अपने दुख दूर करेंगे, और जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती, तब तक हम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। अंग्रेज सरकार जब तक इस देश में है, तब तक राजनीतिक सत्ता की बूंद भी हमारे हाथ में नहीं आ सकती। केवल स्वराज्य के संविधान के द्वारा ही राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आने की संभावनाओं का निर्माण संभव है। इसके अलावा हमारे लोगों की मुक्ति किसी और रास्ते संभव नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात की ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बहिष्कृत वर्ग का नज़रिया आपके सामने स्पष्ट करते हुए मैंने अब तक कभी स्वयं सत्तात्मक दर्जे का राज्य के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इस शब्द का गर्भार्थ न जानने की वजह से या भारत की स्वसत्तात्मक राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए बहिष्कृतों का विरोध है, इसलिए इस शब्द के प्रयोग करने से बचता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इस शब्द का प्रयोग मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस शब्द के जरिए बहिष्कृत वर्ग की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रही है। बहिष्कृत वर्ग के लिए सुरक्षा का प्रबंध वाले स्वसत्तात्मक दर्जे का राज्य बहिष्कृत वर्ग भी चाहते हैं। हालांकि वो मुख्य रूप से इस मुद्दे पर जोर देना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि स्वसत्तात्मक दर्जे वाले भारत सरकार का कामकाज किन तत्वों के आधार पर चलने वाला है। राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहाँ होगा, वह किसके हाथ में रहेगा, क्या आप बहिष्कृत वर्ग भी उसका वारिस होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नए संविधान की राजनीतिक व्यवस्था जब तक हाथ में नहीं होती, तब तक बहिष्कृत वर्ग को संदेह है कि उन्हें राजनीतिक सत्ता का अल्पांश भी नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था का निर्माण करते हुए भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ कठोर सत्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज विभिन्न जातियों की श्रेणियों से बना हुआ है। इस समाज की रचना में एक व्यवस्था पनपी है
जिसके तहत बढ़ती श्रेणी के आधार पर सम्मान और उतरती श्रेणी के आधार पर अवमान की जातिगत श्रेणी भी निर्माण हुई है। समता और बंधुत्व जनतंत्र प्रशासन अत्यावश्यक अंग होते हैं, जिन्हें पनपने का अवसर ये समाज रचना कतई नहीं देती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये बात भी मान ही लेनी चाहिए कि बुद्धिमान प्रबुद्ध वर्ग को भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन यह वर्ग केवल श्रेष्ठ श्रेणियों से ही बना है। यह वर्ग भले ही देश के बारे में बोल रहा हो और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो, किंतु जिन जातियों से वो पैदा हुआ है उन जातियों के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण को उसने नहीं त्यागा है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो समाज की मानसिकता और राजनीति बनावट में आपसी संबंध होना चाहिए और बहिष्कृतों का आग्रह है कि उस व्यवस्था को चाहिए कि वह सामाजिक मानसिकता के बारे में गौर करे। ऐसा न हो कि आप जो योजना बनाएंगे वह योजना केवल अग्र केंद्रित होने के कारण जिस समाज के लिए वो तैयार की जाएगी उसे ही अयोग्य साबित करे। अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं एक और बात विवेचन करना चाहता हूँ। हमें बार बार ये बताया जाता है कि बहिष्कृत वर्ग का मसला असल में सामाजिक मसला है और उसे हल करने का उपाय राजनीति से अलग है। हम इस विचार का पुरजोर विरोध करते हैं। इस बारे में हमारी पक्की राय है कि जब तक बहिष्कृत वर्ग के हाथ में राज्य शासन के सूत्र नहीं आएंगे तब तक उसके प्रश्नों का निराकरण होना कभी भी संभव नहीं है। अर्थात बहिष्कृतों का प्रश्न और राजनीतिक हो तो उसे हल भी उसी तरह किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस समस्या को राजनीतिक मुद्दा मानकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजनीतिक समस्या के तौर पर ही उस पर विचार होना चाहिए। जिन लोगों की हम पर भयावह आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हुकूमत है, उन्हीं लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, इसका हमें एहसास है। असल में स्वराज शब्द के साथ हमारे मन में ये सारी यादें मड़राती हैं। जब हम अन्याय अत्याचार के शिकार हुए थे, हमारा दमन हुआ था और हमारे मन में डर पैदा होता है कि भावी स्वराज में उसकी पुनरावृत्ति होगी। यानी जैसे हम थे वैसे फिर हमको रहना पड़ेगा, ये पुनरावृत्ति ऐसी होगी। आगे कहते हैं, इसके बावजूद हमें लगता है कि आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे देश बंधुओं के साथ हमें भी राज्य की सत्ता में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम गंभीर और अनिवार्य जोखिम को उठाने के लिए हम तैयार हैं। बल्कि ऐसा जोखिम उठाने का साहस हम कर रहे हैं। हालांकि इसे हम एक ही शर्त पर मंजूरी दे सकते हैं कि हमारी समस्या केवल समय की मर्जी पर न छोड़ी जाए। बदलते समय के अनुसार कुछ चमत्कार हो जाएंगे, इस भोली आस के सारे हम सालों से इंतजार में बैठे हैं। आज मुझे इसी बात का डर लगता है। प्रतिनिधित्व सरकार को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के दौरान ब्रिटिश सरकार ने हर कदम पर हमें दरकिनार किया है।
राज्य सरकार में हमारा भी हिस्सा है, यह विचार किसी के मन में नहीं आया है। आज मैं अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर देकर बोल रहा हूँ कि इसके बाद कोई हमारी सहनशीलता को आजमाए नहीं। सभी राजनीतिक प्रश्नों के साथ ही हमारी समस्याओं को भी हल किया जाना चाहिए। किसी भी हाल में आगामी अस्थिर राज्यकर्ताओं के भरोसे उनकी सहानुभूति और दया के सहारे नहीं छोड़ देना चाहिए। बहिष्कृत वर्ग इस बात पर इतना जोर क्यों देता है, इसका कारण साफ है। हमारे इस आग्रह के पीछे के कारणों का विश्लेषण भी साफ है। एक व्यवहारिक सत्य सब जानते हैं कि स्वामित्व विहीन व्यक्ति की तुलना में स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली होता है। साथ ही ये भी कहीं दिखाई नहीं देता कि स्वामित्व विहीन के लिए स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति अपना स्वामित्व छोड़ दे। इसलिए हमारी समस्या आगे चलकर हमारे हित साध्य होने के से हल होगी, ऐसी आशा हम कर ही नहीं सकते। आज इस सवाल को सर्वसहमति से हल किए बगैर यदि हम उसके हाथों में सहजता से सत्ता आ जाने देते हैं तो आज जिन्हें हम सत्ता में लाने के लिए मदद करेंगे, कल उन्हीं को सत्ता से नीचे खींचने के लिए हमें एक और विद्रोह करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। हमारे इस अतिरिक्त संदेह के लिए अगर कोई हमें दोष देना चाहे तो बेशक दे, क्योंकि प्रचंड विश्वास के कारण हामी भरकर ध्वस्त होने की तुलना में धिक्कारा जाना बेहतर ही होगा। इसलिए कहता हूँ कि हमारे मसलों को हल करने के लिए सत्ता में हमारी भी भागीदारी, हमारा हक हो, यही एक न्याय सही मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। शासकीय प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था ही सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। इस सत्ता के अनियंत्रित तरीके से केवल अपने ही हाथों में लेने के लिए जो लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनकी मर्जी पर इस मसले को छोड़ देने की इसका हल नहीं निकलने वाला है। राज्य की व्यवस्था में बहिष्कृत वर्ग की सुरक्षा और सुरक्षितता के हेतु उन्हें किस तरह के समझौते सुलह की उम्मीद है, वह सही समय पर मैं इस परिषद को आगे रखने वाला हूँ। हमें उत्तरदायित्व निभाने वाली सरकार की ज़रूरत है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि नई व्यवस्था में केवल हमारे मालिक बदलें, हमारी सुपुर्दगी एक के चंगुल से दूसरे चंगुल में न हो। इतना ही मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शासक वर्ग जिम्मेदार हो तो जरूरी है कि विधिमंडल पूरी तरह और सच्चे मन से प्रातिनिधिक हो, यही आज के इस अवसर में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस तरह साफगोई से मुझे बोलना पड़ रहा है, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई पर्याय नज़र नहीं आ रहा है। बहिष्कृत वर्ग का दोष नहीं है। बहिष्कृत वर्ग का कोई दोष नहीं है। आज की सरकार ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आज तक कई बहाने
बनाकर उनसे अपना काम निकलवाया है। हिंदुओं ने भी अपनी ज़रूरत से उन्हें पास लिया, तब भी अंत में उन्हें दूर करने के लिए ही दिया। और स्पष्टता में अगर कहना हो तो हिंदू उन्हें अपने अधिकारों से पूरी तरह वंचित रखना चाहते हैं। अपने विशेष अधिकारों में कोई हिस्सेदारी न हो, इसलिए मुसलमान भी उनको अलग अस्तित्व अस्वीकार करते हैं। यानी सरकार द्वारा दुर्बल बनाया, हिंदुओं के दमन का शिकार और मुसलमानों से अपमानित किया गया वर्ग है। मुझे यकीन है कि और ये भी ऐसा वर्ग नहीं है होगा, और यही भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसकी इतनी असहाय और असहनीय स्थिति हो गई। और इसीलिए मुझे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ा है। जिस अगले सवाल पर बातचीत होनी है उसके बारे में कहना हो तो बड़े खेद के साथ मुझे कहना है कि परिषद के सामान्य विषयों के साथ बेकार में ही इस विषय को जोड़ दिया गया है। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि अलग सत्र में अल्पसंख्यकों से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में सोचा जाना चाहिए। छोट-पुट जिक्र करने भर से इस सवाल का हल निकलना संभव नहीं है। यह प्रश्न बहिष्कृत वर्ग की दृष्टि से भी अहम होने के कारण महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के नाते हमें केंद्र सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए और प्रांत के बहुसंख्यकों द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाए। एक भारतीय होने के नाते भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में मुझे निश्चित रूप से आस्था है और इसे बढ़ावा मिले ऐसा मैं चाहता हूं, और इसलिए केंद्रीय प्रशासन पद्धति में मेरा विश्वास है। इस व्यवस्था को विघटित करने या उसमें दरार पैदा करने का ख्याल भी मुझे बेचैन कर जाता है। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में भारतीय राष्ट्र की छवि बनाने की अपार क्षमता है। एक केंद्रीय शासन पद्धति के कारण ही भारत में एक राष्ट्र का भाव पनपा है, लेकिन अभी वो पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंची है। इसलिए आज की राष्ट्र निर्मित की प्राथमिक स्थिति में इस एक केंद्रीय शासन पद्धति को हटाना मुझे अमान्य है, क्योंकि भारत अभी भी पूरी तरह एक संघ राष्ट्र नहीं बना है। तथापि जिस तरह से इस सवाल को पेश किया गया है उसे गौर से देखें तो यह केवल किताबी सवाल महसूस होता है। इसलिए प्रांत की सरकारें अगर केंद्रीय सरकार के साथ विसंगत नहीं चलने वाली हैं हो तो संघ शासन पद्धति के बारे में भी सोचने के लिए मैं तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, बहिष्कृत वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी तरफ से जो भी कुछ मैं कहना चाहता था वह सब मैंने आपके सामने रखा है। आज तक भारतीय के नाते हमें किन स्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है, इस बारे में दो शब्द कहने की इजाज़त मिले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय आंदोलन का मूक प्रेक्षक न होने पर भी अब तक इस विषय पर जो गंभीर राय सामने रखी गई है उसके बारे में अलग से भाष्य नहीं करना चाहता। हमारी समस्या का हल निकालने के लिए
हमारी समस्या का हल निकालने के दृष्टिकोण से क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं अथवा नहीं, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। इन उपायों का स्वरूप क्या हो, यह तय करना अंग्रेजों के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर निर्भर है। मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन स्थितियों से राह निकालने के लिए सुलह का रास्ता अपनाना है या दमन का, इसका निर्णय उन्हें करना होगा, क्योंकि निर्णय भले ही कोई भी हो, अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। आप में से जिनका बल प्रयोग में विश्वास है, उन्हें राजनीतिक दर्शन में एक महान शिक्षक एडमंड बर्ग के एक चिर स्मरणीय वाक्य की याद दिलाना चाहता हूँ। अमेरिका के उपनिवेश की समस्याओं के बारे में विचार कर उन्होंने अंग्रेज़ों के राष्ट्र को उद्देश्य कर कहा, क्या कहा, ये ध्यान देने की बात है। बल का प्रयोग केवल क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए उसके सारी सत्ता चलाई जा सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा अपने अधीन रखने के लिए बल का प्रयोग करने की आवश्यकता बढ़ाने के लिए दूर नहीं कर सकते। जिस राष्ट्र को हमेशा अपने शासन में रखना हो, उस पर इस प्रकार शासन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सलाह बाबा साहब ने दी है। आगे कहते हैं, हमारी दूसरी आपत्ति है बल की परिणामकारिता की अनिश्चितता के संदर्भ में बल के प्रयोग से हमेशा दहशत कायम रहेगी। ऐसा नहीं है, और सुसज्ज सेना का मतलब विजय नहीं होता। आपको अगर सफलता नहीं मिली तो फिर कोई भी मार्ग नहीं बचता है। बातचीत से हल न निकले तो बल का ही प्रयोग करना पड़ता है। बल के प्रयोग से हर बार दहशत पैदा हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन बल का प्रयोग भी अगर असफल रहे तो बातचीत में भी कुछ उम्मीद नहीं बचती। दया के बदले कभी कभी सत्ता और अधिकार पाए जा सकते हैं, लेकिन शक्तिपात और हारी हुई हिंसा को भीख के तौर पर सत्ता और अधिकार भी मांग नहीं की जा सकती है। बल के इस्तेमाल के मेरे विरोध की अगली वजह है कि जो तोड़ कोशिश कर आप जो कमाएंगे, ऐसे में हानि पहुंचाएंगे। आज जो पाते हैं वह उसके मूल में नहीं पाते। आपको जो मिलता है उसका पहले ही अवमूल्यन हुआ होता है। यह मटिया मेल हुआ होता है, वह उजाड़ और उसका सर्वनाश हुआ होता है। इस यथार्थ को आपने नज़रअंदाज किया और महान अमेरिका खंड आपके हाथ से निकल गया। आपने उसकी सुध ली। अभी बाकी बचे राज्य आपके नियंत्रण में हैं। हम में से जो लोग सुलह की बात को मानते हैं, उन्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। यहाँ के प्रतिनिधियों को शायद ऐसा लगता है कि स्वसत्ता वाले राज्यों के स्तर के बारे में होने वाली ये लड़ाई निर्णायक साबित होगी और उसी पर अंतिम निर्णय निर्भर होगा। लेकिन इतने बड़े सवाल को तार्किक सूत्रों में बांधने की कोशिश करने जैसी कोई बड़ी गलती नहीं होगी। तर्क विज्ञान से मेरा बैर नहीं है, लेकिन यहाँ के विद्वान अपने पूर्वानुमान ज्ञान से चुने, यही मेरा कहना है।
वरना जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, ऐसे संकट आन खड़े होंगे। मेरा उनके लिए यही संकेत है। डॉक्टर जॉनसन ने जिस तरह बर्कले के सारे विरोधाभासों को कुचल दिया, उसी तरह वर्क ने बल पर हार होने के बाद आप हार मान लेते हो या फिर उसे तर्क करते हुए उस राय को गलत साबित करने की कोशिश करते हो, ये दूसरी तरह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। एक बात शायद कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाया है, वह यह है कि देश में फिलहाल मानसिकता और प्रवृत्ति ऐसी है कि बहुसंख्यक लोगों को जो अस्वीकार है, ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर काम की साबित नहीं हो सकती। आप चयन करें और हम उसको चुपचाप स्वीकार करें, यह व्यवस्था कब की खत्म हो चुकी है। वह कभी भी लौटकर नहीं आने वाली, इसलिए संविधान लागू हो, ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो नया संविधान तय करते वक्त संविधान को तर्क के आधार के बजाय लोक सम्मत की कसौटी पर कसना चाहिए। यही सही होगा। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ी सलाह दे दी कि संविधान तर्क के आधार पर नहीं, संविधान लोक सम्मत के आधार पर, लोक सम्मत की कसौटी पर कसना चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब का ये भाषण 20 नवंबर 1930 लंदन का गोलमेज सम्मेलन का है। ये जानकारी बाबा साहब की राइटिंग और स्पीचेस खंड 38 पेज नंबर 228-236 से लिया गया है। यह दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर अंकित करें तथा इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।